वंदे मातरम दोस्तों, मैं चंद्रशेखर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ योग से जुड़े इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है योगा फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, हमारा तेज़ी से बदलता हुआ लाइफस्टाइल और बढ़ता हुआ तनाव लगातार बढ़ते हुए खतरे डायबिटीज़ की तरफ इशारा करता है। डायबिटीज़, जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर 11 लोगों में से एक को डायबिटीज़ है। ज़रूरत है डायबिटीज़ उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानने की, ताकि समय रहते इससे बचा जा सके। इसी सिलसिले में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे योग एवं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मीना सिंघानिया जी से। मीना जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। मीना जी, आसान से शब्दों में बताएं कि डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ जब हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस इंसान को डायबिटीज़ से पीड़ित माना जाता है। अब ये जो शर्करा है ये हमारे शरीर में आई कहाँ से, ब्लड में आई कहाँ से, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं बॉडी उसमें से ग्लूकोज सिक्रीट करती है। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको एक्शन करने के लिए, उनको गतिविधि करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो ये ग्लूकोज अब सेल्स तक पहुंचेगा कैसे? होता क्या है कि जो हमारा फूड होता है सबसे पहले इंटेस्टाइन में जाने के बाद पैंक्रियाज में एंटर करता है। पैंक्रियाज में ये चर्न होता है और फिर इंसुलिन पैदा होता है। इसी इंसुलिन के माध्यम से ये ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंचता है और हमारे सेल्स हमारे शरीर की बाकी क्रियाओं को करने में सक्षम होते हैं। और यदि हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो उस व्यक्ति को मधुमेह से पीड़ित माना जाता है। मीना जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ये रोग पिता पुरखी है? चंद्रशेखर जी, हम कह सकते हैं कि जो शुगर है वो हमारी जेनेटिक बीमारी है। यदि हमारे वंश में पीढ़ियों से यदि ये बीमारी चली आ रही है तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इससे ग्रसित हो सकती हैं, ऐसा कहा जा सकता है। मीना जी, डायबिटीज़ की क्या क्या निशानियां हैं या इसके सिम्टम क्या क्या हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। डायबिटीज़ में सबसे पहले होता क्या है कि यदि शरीर पर कहीं भी कोई छोटी सी भी चोट लग जाए, यदि वो एक ड्यूरेशन पीरियड में ना या भरने के लिए ज़्यादा समय ले तो हम मान सकते हैं कि हम डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। या शरीर पर कहीं चकत्ते पड़ना, फिंसियाँ होना, आँखों में धुंधलापन, अंधापन, तो ये काफ़ी रीज़न्स हैं जो मधुमेह को शो करते हैं कि हमारे शरीर में शुगर की बीमारी हो रही है। मीना जी, कोविड-19 के दौर में डायबिटीज़ पेशेंट के लिए खतरा कैसे बढ़ा है? चंद्रशेखर जी, कोविड-19 का जो दौर है ये बहुत नाजुक है। इसने हम मनुष्य को बिल्कुल ही निष्क्रिय बना दिया है। मनुष्य सुबह से शाम तक लैपटॉप पर बिजी है। छोटे छोटे बच्चे 5-6 घंटे मोबाइल के सामने अपने स्कूल का काम कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। हम बिल्कुल निष्क्रिय होते जा रहे हैं। इस मशीनी युग में वैसे ही हम मशीनों पर इतनी ज़्यादा पूर्णतया डिपेंड थे और इस कोविड-19 ने तो इतना ज़्यादा हमें निष्क्रिय बना दिया कि हमारे अंदर बीमारियां ही बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी बीमारी है मधुमेह। यदि कोई इंसान मधुमेह से पीड़ित हो जाता है तो मधुमेह की समस्या अपने साथ और कई बीमारियों को न्योता देती है, जैसे हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, आँखों की समस्याएं हैं, स्किन की समस्याएं हैं। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो मधुमेह के साथ साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। मीना जी, क्या डायबिटीज़ का पक्का इलाज संभव है? अगर हाँ तो कैसे? चंद्रशेखर जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज है। इसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि उपवास, अनीमा, आसन, सात्विक आहार और एक्सरसाइज। तो अब सबसे पहले आता है उपवास। उपवास का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक हम बिना भोजन के रहें, खाली पेट रहें। उपवास का मतलब हम अपने फूड को मॉडरेट रखें। दिन की शुरुआत करें वेजिटेबल जूस से, जिसमें हम सफ़ेद पेठे का जूस या लौकी का जूस ले सकते हैं। उसके 2 घंटे के बाद हम कोई भी सीजनल या रीजनल फ्रूट ले सकते हैं। कोशिश करें कि वही फ्रूट लिए जाएं
जो हमारे रीजन में उपलब्ध हों। वो सस्ते भी होते हैं और कोशिश नहीं, ये पक्का है कि हम अंगूर, केला, आम इनका सेवन ना करें। इसके अलावा हम पपीता, नाशपाती, सेब, कीवी जैसे फ्रूट्स इनका सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दोपहर के खाने की। कोशिश करें कि यदि हम एक चपाती खाते हैं तो हम 2 कटोरी सब्ज़ी लें। उसके बाद बात करते हैं डिनर की। कोशिश करें कि अपना डिनर हम 6 बजे ख़त्म कर लें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे दिन ढलता है, सूरज ढलता है, हमारी जो जठराग्नि है वो भी स्लो होने लगती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होने लगता है। तो यदि हम रात को हैवी फूड लेंगे तो उसे पचाने में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यदि हम अपना खाना 6 बजे ले लें और केवल सूप तक सीमित रहें तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन होने में समय मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है अनीमा का। तो अनीमा किट तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से या इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। उसके ऊपर इसको करने की विधि पूर्णतया लिखी हुई होती है। इसमें एक बॉक्स में आधा लीटर के करीब पानी भरना होता है और उस पानी को अपने शरीर के अंदर हमने ग्रहण करना होता है। 10 मिनट तक ये पानी हमारे शरीर में रोल होता रहता है और उसके बाद हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सीफाई हो जाती है। अनीमा करने से पहले हमने अपना मल त्याग, जो नेचुरल विधि है, उस तरीके से हमने मल त्याग करना है। उसके बाद ही हमने अनीमा करना है। अनीमा का प्रोसेस कम से कम 3 हफ्ते तक लगातार किया जाना चाहिए, तभी बॉडी हमारी पूर्णतया डिटॉक्सीफाई होगी। तो कई लोग क्या करते हैं बीच में कि 2-4 बार अनीमा लिया और उसके बाद छोड़ दिया और फिर ये शिकायत करते हैं कि हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें नियमों का पालन करना आवश्यक है। जैसे हमें डॉक्टर कोई दवाई देता है, यदि हम कोई कोर्स 5 दिन का हमें बताया गया है, तो यदि हम 5 दिन का कोर्स नहीं करेंगे तो शरीर से बीमारी निकलेगी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम नियमों का पालन करें। एक बात और, अनीमा के दौरान यदि आप कफ, कोल्ड, फीवर जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इनसे घबराइए नहीं। ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है जिससे बॉडी हमारी डिटॉक्सीफाई हो रही है। आप अपनी अनीमा की क्रिया को जारी रखें। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है योग और आसन। शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो योग से जुड़ें और कुछ आसन करें। इससे क्या होगा कि हमारा पैंक्रियाज एक्टिवेट होगा और इंसुलिन बनेगा और जो हमें मधुमेह से बचाएगा। मीना जी, क्या आप हमारे दर्शकों को उन आसनों की डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगी? बिल्कुल चंद्रशेखर जी। अपने पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले बहुत मुख्य प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो अब इसकी करने की क्या विधि है? किसी भी सुविधापूर्ण आसन में बैठ जाएं, जिसमें भी आप सुविधापूर्ण बैठ सकते हैं। शरीर को बहुत अधिक तानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सहज बैठें। हाथों को ध्यान ज्ञान मुद्रा में रखें और हमने नाक से श्वास को फोर्सफुली बाहर फेंकना है, जिससे कि नाभि से पेट का स्ट्रोक अंदर की ओर लगेगा। करना कैसे है? जब हम नाभि से स्ट्रोक अंदर की ओर लगाते हैं तो हमारे जितने भी पेट के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सभी प्रभाव में आते हैं। पैंक्रियाज हमारा एक्टिवेट होने लगता है, जिससे इंसुलिन बनने लगता है। तो मधुमेह के रोगियों के लिए कपालभाति प्राणायाम एक संजीवनी के समान है। कपालभाति शुरू में हो सकता है कि आप लगातार 10 मिनट ना कर पाएँ, तो करना क्या है कि हम 5-5 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं। तो यदि रोग दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसकी अवधि को सुबह शाम 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। यदि हम ऐसा नियमित रूप से 3 महीने करें, क्योंकि योग में निरंतरता, एकाग्रता, निष्ठा, विश्वास इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पूरे विश्वास के साथ यदि हम 3 महीने लगातार कपालभाति करें तो हम पूर्णतया शुगर से निजात पा सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ आसनों की।
शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही उत्तम आसन है मंडूक आसन, जिसकी विधि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो जिस आसन में मैं बैठी हुई हूँ इसको वज्रासन कहा जाता है। इसमें दोनों घुटनों को मोड़कर घुटनों को आपस में जोड़ा जाता है और एड़ियाँ पीछे से खुली होती हैं और एड़ियों की गद्दी के ऊपर अपने हिप्स को रखा जाता है और दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर होते हैं। अब आसन जो है, हमने मंडूक आसन करना कैसे है, इसमें हमने अपने दोनों अंगूठों को मुट्ठी के बीच में रखते हुए जो हमारा अंगूठे वाली साइड है उसको अपनी नाभि के ऊपर रखना है और फिर लंबा गहरा श्वास भरना है। श्वास भरने के बाद श्वास को पूर्णतः खाली कर देना है और पेट को अंदर की ओर पिचकाते हुए सामने की ओर झुकना है। इससे क्या होगा कि हमारा पेट हमारे घुटनों के साथ लग जाएगा। कोशिश करनी है कि हमारे जो हिप हैं वो एड़ियों से अलग ना रहें। जब हम आगे की ओर झुकेंगे तो हमें नाभि की टिक टिक सुनाई देगी। इससे पता चलता है कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो एक्टिवेट हो रहा है। जब पैंक्रियाज एक्टिवेट होगा तो हमारी जो शुगर की समस्या है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। यदि इसी अवस्था में रुके रुके हम कपालभाति कर लें तो एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। शुगर के रोगियों के लिए रामबाण आसन, मंडूक आसन, कम से कम इस स्थिति में 1 मिनट रुकने का प्रयास करें। यदि शरीर में रोग दोष ज़्यादा हैं तो इसकी अवधि को 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक बढ़ाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब शुगर के पेशेंट्स के लिए दूसरा उत्तम आसन है गोमुख आसन। अब इसको करने की विधि मैं बता रही हूँ। अपने बाएं घुटने को मोड़ें, उसकी एड़ी के ऊपर बैठने का प्रयास करें। यदि तो शरीर का वेट ज़्यादा है तो इसकी एड़ी पर मत बैठें, पाँव को साइड पर निकाल लें। यदि वेट सामान्य है तो उसकी एड़ी पर बैठ जाएं। दाएं घुटने को मोड़ें, घुटने के ऊपर घुटना। अब ये गोमुख की स्थिति बनी हुई है। जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को हम ऊपर की ओर उठाएंगे और पीठ के पीछे से लेकर जाएंगे और जो बायां हाथ है उसको कमर पर से घुमाकर पीछे जाकर दोनों हाथों को मिला दें। भुजाओं की स्थिति बिल्कुल सीधी रहे, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ये गोमुख आसन डायबिटीज के लिए बहुत ही उत्तम। पेट के इंटरनल ऑर्गन सभी पूर्णतया प्रभाव में। अब जिस स्थिति से गए थे उसी स्थिति में वापस आना है और क्रिया को दूसरी ओर से भी करना है। पहले हमने बायां घुटना पहले मोड़ा था, अब हम दायां घुटना पहले मोड़ रहे हैं। उसकी एड़ी के ऊपर बैठने का प्रयास करना है और बायां घुटना उसके ऊपर। फिर गोमुख की स्थिति बनेगी। अब घुटने के ऊपर घुटना। अब हमारा बायां घुटना ऊपर है। अब हमने बाएं हाथ को ऊपर उठाना है और दाएं हाथ को पीछे से घुमाते हुए दोनों हाथों को पीछे जाकर मिला देना है। यदि शुरू में दोनों हाथ ना मिलें तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी रुमाल का या छोटे टॉवल का सहारा ले सकते हैं। कुछ दिन के अभ्यास के बाद आपके हाथ मिलने लगेंगे। तो जिस तरीके से हम गए थे उसी तरीके से हम वापस आएंगे। अब शुगर के लिए तीसरा आसन हम कर रहे हैं वक्रासन। दोनों पाँव को मैंने सामने की ओर फैलाया हुआ है। बायां पाँव मैं सीधा रखूंगी, दाएं घुटने को मोड़ूंगी। अब जो पाँव मुड़ा हुआ है उसी हाथ को कमर के पीछे से सीधा करते हुए रख देंगे और जो पाँव सीधा है उसी हाथ को ऊपर उठाएं और मुड़े हुए घुटने के पीछे से लाकर सीधे पाँव के घुटने को छुएं और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लें। पेट के ऊपर बहुत ही उत्तम प्रभाव पड़ेगा। पैंक्रियाज हमारा दब रहा है। पैंक्रियाज के दबने से इंसुलिन बनेगा। कुछ पल इस अवस्था में रुकने का प्रयास करें
कोशिश करें कि इसी अवस्था में रुके रुके आप कपालभाति भी कर सकते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है कि आप 10 से 20 सेकंड ही रुक पाएं। धीरे धीरे आप अपना अभ्यास बढ़ाएं। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इसी अवस्था में हम रुक सकते हैं। तो जिस तरीके से हम इस अवस्था में गए थे उसी अवस्था में वापस भी हमने वैसे ही आना है और क्रिया को दूसरी ओर से भी करना है। पहले मैंने बाएं पाँव सीधा रखा था, अब मेरा दायां पाँव सीधा है। बायां घुटना मैंने मोड़ लिया। जो घुटना मुड़ा हुआ है उसी हाथ को पीछे प्लेस करना है। जो पाँव सीधा है उस हाथ को ऊपर उठाकर मुड़े हुए घुटने के पीछे से लाकर सीधे पाँव के घुटने को छूना है और गर्दन को पूर्णतया अधिक से अधिक पीछे मोड़ने का प्रयास करना है और इस अवस्था में रुके रुके कपालभाति करें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट करने का अभ्यास अवश्य करें और जिस स्थिति से गए थे उसी स्थिति से वापस आ जाएं। ये था हमारा वक्रासन। तो इससे अगला पॉइंट हमारा आता है सात्विक आहार। तो कोशिश करें कि जो भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है हम उसी का अधिक से अधिक इंटेक करें। जो भोजन हमें पशुओं से प्राप्त होता है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जो रॉ फूड होता है वो हमारे शरीर जो हमारा शरीर है उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जितना ज़्यादा हम कार्ब युक्त भोजन करेंगे या प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे शरीर को उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि बॉडी इसी काम में लगी रही कि बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने में लगी रही तो हमारी बॉडी रिपेयर कब करेगी, हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई कब होगी, ये तो काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सात्विक आहार पर अडिग रहें। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, एक्सरसाइज की। शाम के खाने के बाद एकदम सोना यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि शरीर में यदि खाना वहीं का वहीं पड़ा रहेगा तो ये हमारा धीरे धीरे अंदर ही अंदर रॉट होता चला जाएगा। खाना तभी डाइजेस्ट होगा यदि हमारी जो शरीर है वो किसी गतिविधि में लगा रहे। तो खाना खाने के बाद कम से कम 1 से 1,500 कदम चहलकदमी करनी बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हमारी रात को नींद अच्छी आएगी। मीना जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वंदे मातरम।